सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम एक सवाल से करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। सभी के सभी बच्चे अभी वीडियो को पॉज करेंगे और अपने दिमाग में इन 5 वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को गेस करेंगे और सबने गेस करना है। कोई भी बच्चा धोखा नहीं करेगा भाई, ठीक है। आ जाइए जी। तो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर्स। लो हो गया ना बेटे, कर दी वही गलती जो सब करते हैं। फंसा लिया ना इंग्लिश ने अपने जाल में। मास्टर जी इंग्लिश ने क्या फंसाया, आपने फंसा लिया। आपने ही बोला था गैस करने के लिए। देखो सभी बच्चे ना अपने दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बिठा लेंगे कि हम किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक नहीं बता सकते जब तक वो वर्ड किसी कॉन्टेक्स्ट में या सेंटेंस में ना यूज हुआ हो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ड है उसका फिक्स्ड कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नहीं। एक सिंगल वर्ड मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। इसलिए बिना कॉन्टेक्स्ट के आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं गेस कर सकते। अगर आपने कर लिए तो वो गलत चीज़ है, यस और नो। दूसरा पॉइंट ये, जैसे कोई एक वर्ड है, अगर वो किसी सेंटेंस में नाउन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर सेंटेंस में नाउन ही होगा, वो दूसरे सेंटेंस में वर्ब भी हो सकता है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब आपको पता है ये बहुत बेसिक बात थी और बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती। और इंग्लिश के काफ़ी सारे टॉपिक्स में बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। उसके पीछे रीज़न पता क्या है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना थ्योरी या डेफिनेशन वगैरह में ही घुसे रहते हैं, रटते हैं चीज़ों को, बचपन से ही रटते आए हैं। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को रटेंगे नहीं, लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करेंगे। दो जबरदस्त अप्रोचेस बता रहा हूँ, ऐसी पावरफुल अप्रोचेस हैं, आप सरप्राइज हो जाओगे। बेसिक वर्ड्स तो छोड़ दो, मतलब वो तो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप देखते ही बता दोगे। लेकिन जो द हिंदू न्यूज़पेपर के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं ना, इनके भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बता दोगे आज की क्लास को सीखने के बाद। बहुत क्रूशियल क्लास है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पता क्या है? ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन आज आप सीखेंगे ना, ये कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का बेस है। तो जिसने इसको अच्छा कर लिया, ये समझ के चलो उसकी ग्रामर पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है, इंग्लिश इतनी मुश्किल है नहीं जितनी बना दी गई है। इंटरेस्टिंग बहुत है, बस लॉजिकली अप्रोच करनी आनी चाहिए। इसलिए कॉपी पेन ले के बैठना, आराम आराम से एक एक चीज़ को समझते हुए चलना। लंबा सेशन है, सारी चीज़ें कनेक्टेड है, मज़ा आने वाला है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो बच्चे मुझसे एप्लीकेशन पे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एंड में बहुत बड़े बड़े 2 सरप्राइजेज हैं। तो उसकी बात क्लास के एंड में ही करेंगे, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझते हैं, ठीक है भाई। तो 2 पावरफुल अप्रोचेस के बारे में बात की, जिसमें पहला जो मेथड है वो है फंक्शन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना, और जो दूसरा मेथड है वो सफिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना। वन बाय वन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले एक बार फंक्शन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग सफिक्स की बात करेंगे। तो फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, कुछ बच्चे पूछ सकते हैं। देखो, फंक्शन को समझने के लिए मुझे सभी स्टूडेंट्स एक बात का जवाब देंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अपने माइंड में एक बार गेस करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस बार भी कुछ चीटिंग करोगे? नहीं भाई, गेस करो, बताओ मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। क्योंकि जब भी मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो बच्चों के आंसर्स पता क्या होते हैं? सर नाउन, सर प्रोनाउन, सर वर्ब, एडवर्ब। और मेरे ख्याल से आप लोग भी यही बता रहे होगे, ज़्यादातर बच्चे कुछ अलग आंसर्स बता रहे हैं। तो आप भाई ब्रिलियंट हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। देखो बच्चे ना सवाल ढंग से सुनते नहीं है। मैंने पूछा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और बच्चे बताने लगते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, यस और नो। तो बेटा पहले तो हम इसका बेस समझते हैं अच्छे से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। आराम आराम से समझते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अगर मैं किसी भी लैंग्वेज की बात करूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। क्या कोई भी लैंग्वेज वर्ड्स से बनी होती है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा माई नेम इज़ तरुण। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस बोला और उसके अंदर 4 वर्ड्स हैं। तो लैंग्वेज किससे बनी है? वर्ड से बनी है। ये बात सभी बच्चे जानते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और है जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम वर्ड्स को स्पीच भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर स्पीच तो हम भाषण को नहीं कहते? डेफिनेटली कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। स्पीच का मतलब वर्ड्स भी होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक वर्ड है राइट, सुना है सभी बच्चों ने। अब राइट का क्या मीनिंग होता है? राइट के काफ़ी सारे मीनिंग है। जैसे हम कहते हैं कि राइट आंसर है, तो यहाँ पे करेक्ट का सेंस दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ टर्न राइट, तो यहाँ डायरेक्शन का सेंस दे रहा है। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू स्पीक,
यहाँ अधिकार का सेंस दे रहा है। तो एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि जो लैंग्वेज है वो वर्ड्स से बनी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लैंग्वेज स्पीच से बनी है? आप बोलोगे यस सर, बोल सकते हैं। तो किसी भी भाषा में जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो स्पीच होती है उसके भी पार्ट्स होते हैं। मतलब जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ उन शब्द के भी पार्ट्स होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाम बता रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काम बता रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि किसी एक चीज़ को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो जोड़ रहे होते हैं। समझ में आई सभी बच्चों को? तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं और वर्ड्स के भी मैंने कहा पार्ट्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड्स या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बेसिक बात सभी बच्चों को समझ में आई? आप बोलोगे यस सर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स के भी पार्ट्स होते हैं, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं। वैसे 9 होते हैं, 9th जो है वो आर्टिकल है, वो अलग कैटेगरी नहीं बनाई है, वो एक तरीके का एडजेक्टिव होता है, क्योंकि आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ये बात आगे चल के हम लोग सीखेंगे, भी कंफ्यूज मत होना जो बच्चे नए हैं। तो अभी आप समझ के चलिए कि 8 कैटेगरीज होती हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन सबको हम लोग देखते हैं। तो ये तो हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और ये हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? अरे बोलो हाँ। चलिए आइए वन बाय वन करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? बचपन से पढ़ते आए हैं, किसी काम को करना या किसी चीज़ का होना, वो वर्ब होता है। अब कुछ बच्चे ना क्लास के अंदर काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो क्वेश्चन करने लगते हैं, सर ट्रांजिटिव वर्ब भी तो होता है, कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब भी तो होता है। अरे भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप चैप्टर पढ़ने जाओगे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवांस वर्ब्स भी होती हैं, ऐसे तो इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। बट अभी हमें ओवरव्यू लेना है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं, इंडिविजुअल चैप्टर को डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? तो किसी काम को करना या किसी चीज़ का होना, या तो वर्ब एक्शन बताता है या फिर वर्ब क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। जैसे मैंने कहा आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मैं वॉक के लिए जाता हूँ, तो जाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, बोलना, नहाना, ये सारे एक्शन हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए? ये वर्ब हो गए। पॉइंट नंबर 1। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है शी इज़ अ डॉक्टर, अब यहाँ पे एक्शन तो नहीं हो रहा कि वो डॉक्टर हो रही है, कोई सेंस थोड़ी बन रहा है, वो डॉक्टर है। मैं टीचर हूँ, वो डांसर है, वो आर्किटेक्ट है, तो किसी चीज़ का होना, स्टेट ऑफ बीइंग दर्शाया जा रहा है, तो ये भी क्या है? वर्ब है। तो एक्शन और स्टेट बताने वाले वर्ड्स जो क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं थोड़े बहुत मैंने, ये वर्ब होते हैं। क्लियर? उसके बाद अगला वर्ड हमारे सामने है नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मास्टर जी ने स्कूल में बिल्कुल घोटा मरवा रखा, रटवा रखा है ना, संज्ञा, क्रिया, यस और नो। खैर, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम, प्लेस, पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल, ये निखिल लिव्स इन दिल्ली, निखिल दिल्ली में रहता है, तो निखिल किसी इंसान का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। दिल्ली किसी जगह का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। वैसे आपको ध्यान है जब बचपन में रटते थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रमेश, दिल्ली, मेज, ये 3 एग्जाम्पल भी रटवाए हुए थे और सबने यही पढ़े हैं भाई, मैंने भी यही पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें सीखेंगे। ये सबको पता है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। प्रैक्टिकल बात पता क्या है? क्योंकि हमें आइडेंटिफिकेशन सीखनी है, तो इसलिए थियोरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा पता होनी चाहिए चीज़, और इम्प्लीमेंटेशन में तो आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, अगर उस वर्ड के पहले आपको आर्टिकल लिखा दिखाई दे जाए, ए, एन और द, ठीक है, तो समझ जाइएगा वो जो वर्ड है वो नाउन है। किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल आ जाए तो आर्टिकल हमेशा एक ही शब्द के लिए आते हैं और वो है नाउन। एक तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका है ये। दूसरा तरीका है, अगर कोई वर्ड लिखा है और उस वर्ड के साथ आप एस या ई एस लगा दो और वो जो वर्ड है वो प्लूरल बन जाए, क्या बन जाए भाई? प्लूरल बन जाए, तो वो जो वर्ड होता है वो भी नाउन होता है। क्योंकि बहुत बार हम नेमिंग वर्ड से नहीं पहचान पाते कि वो नाउन है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने कहा अ गर्ल, अब यहाँ नेम तो किसी का समझ में आ नहीं रहा, तो क्या आप इसे नाउन नहीं बोलोगे? डेफिनेटली बोलोगे, क्योंकि आर्टिकल आया हुआ इस वर्ड के लिए, तो आर्टिकल जिसके लिए आते हैं वो नाउन है। अगर यह आर्टिकल नहीं लिखा होता, सिर्फ गर्ल लिखा होता, तो क्या आप पहचान लेते कि ये नाउन है? डेफिनेटली पहचान लेते, क्योंकि आप एस या ई एस लगा दो और ये प्लूरल बन जाएगा, तो जिसका प्लूरल बन गया एस या ई एस लगाने से वो क्या होता है? नाउन।
हालांकि नाउन को आइडेंटिफाई करने के और भी तरीके हैं, अभी वर्ब को भी आइडेंटिफाई करने के और भी तरीके हैं। अभी आगे चल के देखेंगे कुछ चीज़ें और कुछ बातें तब जानते हैं जब हम चैप्टर को डेप्थ में पढ़ते हैं। यस और नो? अगला देखते हैं। अगला वर्ड है प्रोनाउन। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को ये तो नहीं लग रहा कि सर ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहे हो, कुछ एडवांस चीज़ें बताओ। देखो, अगर आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है तो आप ये समझ के चलिए कि क्लास के अंदर हर टाइप का बच्चा होता है। 0 लेवल वाला भी होता है, मॉडरेट लेवल वाला भी होता है, एडवांस वाला का मुझे पता नहीं, अगर होता है तो वो क्यों देखते हैं क्लासेस। यस और नो? और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे थोड़े बहुत एडवांस स्टेज पे होते भी हैं ना, उनको ये लगता है कि हाई लेवल की चीज़ें बता दो और बेसिक हमें आता है, लेकिन बहुत बार उनको बेसिक चीज़ें भी नहीं आती होती, और जब क्वेश्चन सामने आता है और गलतियाँ होती हैं, फिर उनको ये समझ में भी नहीं आता है कि मेरी कमी कहाँ पे रह रही है। हो सकता है कि आपका बेस वीक हो, क्योंकि बेस में भी ऐसी मैं बहुत सारी वो बातें बता रहा हूँ जो हमने स्कूल में नहीं पढ़ी होती है, जो हमने बस रटी होती है, जबकि मैं पहले आपको बोल रहा था। तो आराम आराम से सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। अभी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे छोटे सेंटेंसेस पे भी, बड़े सेंटेंसेस पे भी, मज़ा आ जाएगा, लंबा सेशन है, आराम आराम से चीज़ें समझेंगे। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। Pronoun is a word that is used to replace a noun in order to avoid the repetition of the noun. क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे। निशा इज अ मीसोफोन एंड शी हेट्स च्यूइंग साउंड्स। पहले तो मीसोफोन को ही समझ लो, सेंटेंस का मीनिंग ही समझ लो। देखो, मीसो का मतलब होता है हेट और फोन का मतलब होता है साउंड, तो जैसे किसी आवाज से नफरत हो। अब यहाँ चूइंग साउंड्स का मतलब ये है कि जैसे कोई खाना खाता है इंसान, तो कुछ कुछ ऐसे लोग नहीं होते जो आवाज कर करके खाना खाते हैं। तो निशा को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो आवाज, वैसे जब खाना खाया जाता है तो आवाज़ तो होती है ना। मतलब मुझे कोई कह दे कि आवाज़ के बिना खाना खाना है, मैं तो जानबूझ के चिढ़ाने के ना पूरी मोटर से चला दूंगा। तो निशा को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो कि च्यूइंग साउंड्स निकालते हैं, ठीक है, वो एक मीसोफोन है। अब पॉइंट ये है, मैंने बोला निशा एक मीसोफोन है और शी हेट्स च्यूइंग साउंड्स। अब यहाँ पे अगर मैं निशा लिख दूं, शी ना लिखूं, तो निशा निशा रिपीट नहीं हो रहा, और उसके बाद भी मुझे एक और सेंटेंस लिखना हो, उसमें भी मैं निशा लिख दूं, तो निशा भी पगला जाएगी, भाई क्या हो गया, इतना निशा जी क्यों कर रहा है, निशा पगलू है क्या तू, या नाम पगलू है। तो बार बार, और निशा क्या है, निशा नाम है, नाम क्या होता है, नाउन। तो बार बार नाउन की रिपीटेशन से सेंटेंसेस की ब्यूटी चली जाती है, भद्दापन आ जाता है, ऑकवर्डनेस आ जाती है। तो क्या मैं निशा ना लिख के निशा की जगह शी लिख दूं? लिख सकते हैं। तो शी लिखने से सेंटेंस की थोड़ी सी ब्यूटी वापस आ जाती है, नाम बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता। तो शी क्या है, शी एक प्रोनाउन है, ठीक है, जो कि हमने किसकी जगह पे यूज किया, निशा की जगह पे यूज किया। निशा क्या था, नाउन था। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है? उसकी बारंबारता को अवॉइड करने के लिए, ताकि सेंटेंस की ब्यूटी वापस आ जाए। तो आई, वी, यू, मी, माई, आरसेल्स, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर? अच्छा, वैसे ये रूट वर्ड से मैंने इस वर्ड को ब्रेक किया था, पढ़े आपने? वो क्या आपको याद करने का एक तरीका, जैसे मिस या मीजो वर्ड कहीं पे दिखाई दे तो वो हेट से रिलेटेड होता है, जैसे मिसोगेमिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है, मिजेंथ्रोपिस्ट है, सुना? मिसोगेमिस्ट मतलब जिसको शादी से नफरत हो, मिसोजिनिस्ट जिससे महिलाओं से नफरत हो, मिजेंथ्रोपिस्ट जो मानवता जात से नफरत करता है। सब में कहीं ना कहीं मिस या मीजो आ रहा है। यस और नो? क्लियर है? ऐसे ही आपको भी आवाज आ रही है क्या? फोन, फोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है, जैसे टेलीफोन, टेली का मतलब डिस्टेंट, फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। टेलीफोन, फोनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, स्टडीज ऑफ साउंड को हम लोग बोलते हैं, तो फोन का मतलब साउंड। ये सारी चीजें हम लोग रूट वर्ड्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आपको आ रही है क्या वैसे आवाज? ये बालक है मेरा, बहु 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 कर रहा है। चलो, अरे इसे चुप करवा लो, पढ़ा लेन दो। अभी यहीं बैठा था, तब कुछ नहीं किया, जैसे ही बाहर निकला भौ 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 करने शुरू कर दिया। खैर, अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपके सामने देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे इनिशियल में देखेंगे एडी। इस एडी का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का क्या मतलब है? ये जो वर्ड है किसी वर्ड के साथ जुड़ता है, तो किसके साथ जुड़ता है? नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ता है। तो नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ के उसे मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। क्लियर है जी? जैसे ही हैज़ अ ब्लू कार, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ए आर्टिकल आया हुआ कार के लिए, क्योंकि मैं ब्लू ना भी लिखूँ तब भी चल जाएगा। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है,
ए आर्टिकल इस नाउन के लिए है। कैसी गाड़ी है? ब्लू कार है, नीली गाड़ी है, तो ये एडजेक्टिव हो गया जो कि इस नाउन की विशेषता बता रहा है। यस और नो? क्लाउड्स जो हैं वो डार्क हैं। अच्छा, डार्क किसको बोल रहे हैं हम? तो डार्क बोल रहे हैं क्लाउड्स को। क्लाउड्स क्या है? नाउन है। कैसे पता लगा? द आर्टिकल से पता लगा ये नाउन है और प्लूरल भी बना हुआ है। तो नाउन के बारे में बता रहा है, क्लाउड्स कैसे हैं? डार्क है। तो नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सभी बच्चों को क्लियर है? क्योंकि नाउन या प्रोनाउन तो आप समझते हैं ना, वो तो मैंने बता ही दिया, आपको सिखाई दिया। बिग, हैप्पी, ग्रीन, क्रेजी एटसेट्रा, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब में भी अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो वहाँ पे एडी था तो यहाँ पे भी एडी है, तो इसका मतलब भी कुछ एडिशन होगा। डेफिनेटली भाई एडिशन है, ये वर्ड भी जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? ध्यान से समझिएगा। किसी वर्ब के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ और किसी एडवर्ब के साथ जुड़कर उसको मॉडिफाई करता है। वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। अभी मैं रिकॉल भी करवा दूंगा सारे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, अगर आप भूल जाएं कि एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करता है, तो वो सारे शब्द इसी में ही है। क्या वो वर्ब को मॉडिफाई करता है? ये रहा। क्या वो एडजेक्टिव को करता है? हाँ, एडी से एडजेक्टिव याद रख लेना। क्या वो किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है? हाँ, पूरा का पूरा शब्द ही एडवर्ब है। तो जितने भी शब्दों को ये मॉडिफाई करता है, सारे शब्द इसी के अंदर हैं। बोलो हाँ। एग्जाम्पल देखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, क्योंकि अभी हम फंक्शन के बेसिस पे सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन। ये सभी वर्ड्स के फंक्शंस ही तो बता रहा हूँ मैं आपको। आगे चल के सफिक्स वाले भी देखेंगे। जैसे शी स्पीक्स सॉफ्टली, तो स्पीक क्या है यहाँ पे? वर्ब। कैसे पता लगा? वो बोलती है, बोलना एक्शन हो रहा है, तो एक्शन क्या है? वर्ब है। कैसे बोलती है? सॉफ्टली बोलती है, बड़े प्यार से बोलती है। तो वर्ब के बारे में बता रहा है, कैसे बोलती है? सॉफ्टली बोलती है। वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। यस और नो? यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, सबसे पहली बात टैलेंटेड किसको बोल रहे हैं? आप बोलोगे यू को। यू क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। कितना टैलेंटेड? एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे, एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे वो क्या होता है? एडवर्ब। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरीके की? द बेबी इज क्राइंग वेरी लाउडली, देखो बेबी रो रहा है, तो रोना ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। कैसे रो रहा है? जोर से रो रहा है। क्राइंग कैसे क्राई कर रहा है? लाउडली क्राई कर रहा है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडवर्ब। तो लाउडली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। कॉन्टेक्स्ट पहचानना बहुत जरूरी है। कितनी जोर से? बहुत जोर से रो रहा है। वर्ब को, सॉरी, एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई कर दे वो क्या होता है भैया? एडवर्ब होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये बेसिक एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं। क्लियर है? चलिए, अभी इंप्लीमेंटेशन करेंगे ना तो ये रिपीट होंगे, आप निश्चिंत रहिए। इनकी फंक्शन आपको अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रेपोजिशन क्या होता है जी? कुछ लोग इसे प्रीपोजिशन भी बोल देते हैं, है ना, प्रेपोजिशन भी बोल देते हैं, फ्लो में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इसे प्रेपोजिशन बोलेंगे, ठीक है? प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन की एक डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। डेफिनेशन हमने याद नहीं करनी, रटनी नहीं है, बट फिर भी जो मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं उसको समझने के लिए एक बार पढ़ लो। ये शो करता है रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ। नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्द के साथ रिलेशनशिप बताता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। क्लियर है? अब यहाँ पे आराम से समझेंगे शब्दों को तोड़ के। प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्री मेंस होता है, प्री मतलब पहले। पोजीशन मतलब कोई जगह। तो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी की पोजीशन से पहले आता है। पॉइंट नंबर 1, किसकी पोजीशन से पहले आता है? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले आता है। और करता क्या है? रिलेशनशिप बताता है। किसके साथ बताता है? दूसरे शब्दों के साथ बताता है। तो अब जो बात मैं बताने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ रिलेशनशिप बताता है। समझ में आया? प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्द के साथ रिलेशनशिप बताता है। वो कैसे? वो ऐसे। आओ जरा स्क्रीन पे मुझे ये बताओ। अच्छा, बेसिक प्रेपोजिशन के बारे में जानते हो? देखो 8वीं 10वीं तो पास की होगी, है ना?
अगर आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। 5th-6th क्लास में ये चीज़ें पढ़ लेते हैं हम लोग, इन, एट, टू, बाय, ऑन, फ्रॉम, बिटवीन, ये सब के सब प्रेपोजिशन होते हैं। हालांकि चैप्टर आएगा तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, बट इतनी बेसिक बातें मैं एज्यूम कर लूँ आपको आती है कि इन, एट, टू, बाय, फ्रॉम ये प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। इनके फंक्शन क्या होते हैं वो अलग बात है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पता है कि आपको ये वर्ड्स प्रेपोजिशन होते हैं। ध्यान से देखना, इंडिया किसी जगह का नाम है तो आप बोलोगे नाम है, नाम है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑन द वॉल, द आर्टिकल आया हुआ है इस वर्ड के पहले, तो आर्टिकल जिस वर्ड के पहले आते हैं वो नाउन होता है। द डार्क लिखा हुआ है तो इसके पहले आर्टिकल आया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इन, ये ऑन और ये ऑफ, ये प्रेपोजिशन है और ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले है, नाउन से पहले है, इधर भी नाउन से पहले है, इधर भी नाउन से पहले है। इन सारे वर्ड्स के बाद, इन प्रेपो के बाद प्रोनाउन भी हो सकता है। एग्जाम्पल नहीं लिखा वो अलग बात आगे चल के आ जाएगा, बट प्रोनाउन भी हो सकता है। अब ये करते क्या है, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्द आगे जो लिखे हुए हैं उनके साथ रिलेशनशिप बताता है। जैसे मैं रहता हूं इंडिया में, रहना, लिव, यहाँ पे वर्ब है, एक्शन है, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। ए आर्टिकल लिखा हुआ है तो फिर ये क्या हो गया, नाउन हो गया। शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, डरती है वो अंधेरे से, तो ये अफ्रेड किसको बोल रहे हैं, शी को। शी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में जो बताए वो क्या हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। समझ पा रहे हो आप मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है, रहने और इंडिया के बीच में ये रिलेशनशिप बता रहा है कि कहां रहता है, इंडिया में रहता है। स्पाइडर और वॉल के बीच में ये रिलेशनशिप बता रहा है, स्पाइडर कहां है, दीवार पर है। डरती है, किससे डरती है, अंधेरे से। तो डरने और इसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है कौन, ऑफ, किससे, अंधेरे से डरती है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रेपोजिशन सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है। ये बेसिक वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगला है कंजंक्शन, ये तो बहुत इजी है। इसकॉन का मतलब होता है टुगेदर, क्या होता है जी, टुगेदर। और जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन, जोड़ना। तो ऐसा वर्ड जो दो शब्दों को जोड़े वो कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो दो वर्ड्स को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े, दो क्लोज को जोड़े, सेंटेंसेस को जोड़े, ज्वाइनिंग वर्ड को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। टीना एंड रिया यहाँ पे दो नाउन्स को जोड़ रहा है, या दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। यू एंड आई दो प्रोनाउंस को जोड़ रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन। डू यू हैव अ चार्जर और एटलीस्ट अ पावर बैंक, तो अ चार्जर और एटलीस्ट अ पावर बैंक, इसको ये जोड़ रहा है कौन, और। तो ये दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। फ्रेज या क्लोज क्या होते हैं वो आगे चल के आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप समझ के चलिए कि ज्वाइनिंग वर्ड को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ पे दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, ये एक क्लोज है और दूसरा वो क्लोज है। क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लोज कहते हैं। पढ़ेंगे आगे, बस अभी इतना समझ कर चलिए कि कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होता है, इतना ही काफी है अभी फिलहाल के लिए। इंटरजेक्शन, ये एक एक्सप्रेसिव वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड जिसमें आपकी भावनाएं और आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो उमड़ उमड़ के बाहर आती हैं, ठीक है। जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ तो यहाँ रखे बात उस्ताद चाड़ा पाड़ दिया है, तो वैसे एक्सप्रेसिव वर्ड है। ओ नो, ओ माय गॉड, ओ शिट, ठीक है, वाओ, हुर्रे, आउच, चाड़ा पाड़ दिया उस्ताद, वो ये वाओ हो गया, ठीक है। ओ शिट, यो, ये सारे के सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आउच, यू स्टेप्ड ऑन माय फुट, यो, यू गॉट अ सीरियस ब्रो, ये यो रैपिंग में बहुत यूज होता है। वैसे आपको ये बात पता है, आपने वो सुना है यो यो हनी सिंह, सुना है? वो एक्चुअल में यो यो नहीं होता है, वो योर होता है, तुम्हारा अपना हनी सिंह, योर हनी सिंह, ठीक है। वो फ्लो में बोलते हैं तो वो योर यो निकल के आता है, समझ गए मेरी बात। योर हनी सिंह, तो ये वो यो है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, आपके इंटरजेक्शन हो गए। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन के बेसिस पे खत्म होते हैं। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन और स्टेट बताता है। नाउन नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में ऐड है तो ये एडिशन का काम करते हैं, जुड़ते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। प्रेपोजिशन रिलेशनशिप बताता है, कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड है और इंटरजेक्शन जो है वो एक्सप्रेसिव वर्ड है। क्लियर है जी। तो ये जितना आपने सीखा
अब मैं आपको वही वाले वर्ड्स दिखाऊं जो मैंने क्लास शुरू करने से पहले दिखाए थे, तो क्या अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दोगे? क्योंकि आपने अब सब कुछ सीख लिया है, तो बता दोगे? दोबारा से वो वर्ड्स दिखाऊं? कुछ बच्चे सोच रहे हो मास्टर जी हर बार थोड़ी फंसा लोगे आप हमें, हैं? देखो, अगर आप ना कर रहे हैं कि सर नहीं बताएंगे क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, यस सर नो, तो आप रूल तोड़ इंग्लिश क्लब के ऑफिशियल मेंबर्स बन चुके हैं। लेकिन अगर आप हाँ कर रहे हैं कि सर मैं बता दूंगा, ले आओ वर्ड्स वही वाले, तो बेटा कितनी बार समझाया, बिना कॉन्टेक्स्ट के कभी भी नहीं बताना है। कोई बोले भी ना कि बता इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या आपने ये बोलना है सेंटेंस लेके आ, क्योंकि एक वर्ड का फिक्स्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता, मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है वो वर्ड, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न पता किस में होती है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है वर्ब को आइडेंटिफाई करने में, नाउन को आइडेंटिफाई करने में, एडजेक्टिव को, और थोड़ी बहुत एडवर्ब को भी। बाकियों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, आई, वी, माई, माई सेल्फ, प्रोनाउन सबको पता है, टू, एट, बाय, फ्रॉम, प्रेपोजिशन, ऐसे कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादा दिक्कत मैंने बताया इसके अंदर आती है, और एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन जो हैं आपको जनरली यहीं से देखने को मिलते हैं, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। 95% क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, आइए फिर वन बाय वन देखते हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, वन बाय वन करके आएंगे। वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद बनाइए और फिर मैं हाथ की हाथ इनका सॉल्यूशन बताता हूँ। ही स्कोर्ड वेल इन द फाइनल, ये इजी हैं, अभी वो लेंदी वाले भी आएंगे आगे, ठीक है। ही स्कोर्ड वेल इन द फाइनल, तो हमको पता है, वैसे यहाँ फाइनल्स लिख लो, ये सेंटेंस में यहाँ गलती थी। ही स्कोर्ड वेल इन द फाइनल्स, तो अब मुझे बताएंगे कि फाइनल्स क्या है, तो आप बताएंगे वो नाउन है। कैसे पता लगा? द आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल के साथ आने वाला शब्द जो होता है वो नाउन होता है, प्लूरल भी बना हुआ है, तो क्या है यहाँ पे? ये नाउन है। बट मैं यहाँ बोलूँ फाइनल क्या है? द फाइनल डिसीजन। तो इस चीज़ में, अच्छा एक चीज़ और, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चे ये सोच जाते हैं कि जैसे ये आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल जिस वर्ड के लिए आया है वो नाउन है, वो ये मान लेते हैं। सही बात है, आप बोलोगे आपने ही सिखाया था, सही बात है, बट एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे, मैंने बोला अ गर्ल, तो ये आर्टिकल किसके लिए आया? गर्ल के लिए, तो गर्ल क्या है? नाउन है। मैंने बोला अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब ये आर्टिकल ब्यूटीफुल के लिए आया है क्या? बताओ भाई, नहीं, ये अभी भी आर्टिकल गर्ल के लिए आया है, ये नाउन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखूंगा टू तो ये गर्ल्स हो जाएगा, टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो कभी भी अपने मन में बिठा मत लेना, एकदम रट मत लेना उस चीज को कि आर्टिकल जिसके पहले आया वो नाउन है, ऐसा मत कर लेना, कुछ बच्चे कर लेंगे। यहाँ पे ये ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल आया इसी के लिए है, ठीक है। तो आगे देख लेना कि कोई और नाउन है कि नहीं है। अब जैसे मैंने बोला अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहां लिखूं अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अब आर्टिकल इसके पहले आया हुआ है तो ये नाउन हो गया? नहीं, नाउन अभी भी यही है, गर्ल, ये नाउन है। कैसी गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल। नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या होगा? एडजेक्टिव। कितनी ब्यूटीफुल? वेरी ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई करे वो क्या होगा? एडवर्ब। ऐसे कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है, समझ में आया कि नहीं? तो ये द फाइनल डिसीजन, ये द आर्टिकल जो आया हुआ है डिसीजन के लिए आया हुआ है, कि जो डिसीजन था वो सरप्राइजिंग था। कौन सा डिसीजन? अच्छा, आर्टिकल जिसके लिए आते हैं वो नाउन है, अरे वो फाइनल डिसीजन, नाउन को जो मॉडिफाई कर दे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इधर नाउन था, इधर ये एडजेक्टिव था। क्लियर है जी? बहुत आसान है भाई। आई गिफ्टेड हिम अ वॉच, आई ऑलवेज वॉच डॉक्यूमेंट्रीज बिफोर बेड। कर लिया आइडेंटिफाई, ए आर्टिकल लिखा हुआ है तो साफ साफ पता लग रहा है क्या है यहाँ पे? नाउन है। वॉच यहाँ घड़ी का सेंस दे रहा है। आई ऑलवेज वॉच डॉक्यूमेंट्रीज बिफोर बेड, सोने से पहले मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, एक्शन हो रहा है। एक्शन वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो यहाँ पे वॉच क्या है? वर्ब है, क्योंकि ये उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट आया है तो वर्ब भी आई होगी साथ में, ये सुनना, ऊपर नाउन है नीचे वर्ब है। अब बताएंगे, चलो ध्यान से। ही केप्ट अ फास्ट ऑन मंडे, देखो ए आर्टिकल है और आगे कुछ नहीं है, ऑन प्रेपोजिशन आ गया, तो कहने का मतलब ये आर्टिकल इसी के लिए आया हुआ है, तो ये नाउन है। समझ में आया? आर्टिकल जिसके लिए आया वो नाउन है। बट यहाँ बोला है शी इज़ अ फास्ट रनर, तो अब अगर आप देखेंगे ये ए आर्टिकल रनर के लिए आया है, क्योंकि अगर मैं फास्ट ना बोलूँ तो शी इज़ अ रनर, शी इज़ अ डांसर, शी इज़ अ ग्रेट डांसर,
शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो तो मैं बीच में जो मर्जी ऐड करूँ, मेरी मर्जी है मॉडिफाई करने के लिए। बट ये आया आर्टिकल नाउन के लिए, रनर के लिए। कैसा रनर? फास्ट रनर। नाउन को जो मॉडिफाई कर दे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो देख रहे हो आप, फिक्स्ड नहीं है कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज हो रहा है जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। यहां बताओ फास्ट क्या है? वो ड्राइव करता है, गड्डी चलाता है जी। कैसे चलाता है? तेजी से चलाता है। वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडवर्ब। तो यहाँ फास्ट क्या है? एडवर्ब है। कितनी तेज? बहुत तेज। ये एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई करे ये भी एडवर्ब होता है, हालांकि पूछा नहीं है, वैसे बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। तो ऊपर नाउन, इधर एडजेक्टिव, इधर एडवर्ब। क्या सभी बच्चे सही बता रहे हैं? समझ में आई हैं चीजें? कुछ लग रहा है कि हाँ मैं सीख रहा हूँ जेन्युइनली इंग्लिश को, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो? अभी तो ये बिल्कुल छोटू छोटू सेंटेंस है, अभी आने दो आप आगे। आज की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। लेंदी लेंदी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनको भी कर दोगे आप आइडेंटिफाई, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वी वॉच्ड अ फैंटास्टिक प्ले एट द थिएटर लास्ट नाइट, और द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग इन द पार्क। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर प्ले ना लिखा हो तो वी वॉच्ड अ फैंटास्टिक। आर्टिकल कभी एडजेक्टिव के लिए नहीं आते, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ यू आर अ हैंडसम, कोई सेंस थोड़ी है। यू आर अ हैंडसम बॉय, हैंडसम मैन, हैंडसम पर्सन। तो आर्टिकल आया तो नाउन जरूर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अ फैंटास्टिक प्ले, ये आया हुआ प्ले के लिए। प्ले क्या हो गया? नाउन। कैसा प्ले? फैंटास्टिक प्ले। नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव है। चिल्ड्रन खेलते हैं क्रिकेट एवरी इवनिंग। खेलते हैं, खेलना, तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये वर्ब बन के आया हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्शन का सेंस दे रहा है। तो ऊपर नाउन, नीचे वाला वर्ब। अजी इसको बताएंगे। शी इज एन एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट। एन लिखा हुआ है आगे, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा नाउन, तो यही एक नाउन होगा। इस एडवोकेट का मतलब है सपोर्टर, वो महिलाओं के अधिकारों की सपोर्टर है। अच्छा, एडवोकेट वकील भी होता है, उस केस में भी वो नाउन होता है। जैसे मैंने कहा ही इज एन एडवोकेट, एन एडवोकेट, तो वहां पे भी वो नाउन है। आई एडवोकेट रेगुलर एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ, तो यहाँ पे सलाह देने का सेंस दे रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आया है तो वर्ब भी आई होगी, साथ में इसकी वर्ब लिखी है सब्जेक्ट वर्ब, कि मैं एडवोकेट करता हूँ, मैं सलाह देता हूँ, सजेशन दे रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करो गुड हेल्थ के लिए। तो ऊपर नाउन है, नीचे क्या है जी? वर्ब। अब ये देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। कुछ बच्चे रिकॉर्ड की प्रोनाउंसिएशन को लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन ना इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जब ये वर्ब होता है तो हम इसे रिकॉर्ड ही बोलते हैं, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? रिकॉर्ड, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसने रिकॉर्ड किया, ठीक है? इतनी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। बट जब ये नाउन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। तो आप ये मत सोचिएगा कोई इंसान इसे रिकॉर्ड बोल रहा है तो वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी इंग्लिश को दिखा रहा है, सफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश कर रहा है, बॉम्बास्टिक हो रहा है, ऐसा नहीं है। वर्ब में ये रिकॉर्ड होता है, नाउन में ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है? कि रिकॉर्ड पढ़े हैं, रिकॉर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सुनो। तो आई कीप अ रिकॉर्ड होगा कि रिकॉर्ड होगा? पहले तो ये बता दो। रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये ए आर्टिकल है, तो ये नाउन है। बट वो रिकॉर्ड करती है गाने कहाँ पे? स्टूडियो में, तो ये सब्जेक्ट है और ये उसकी वर्ब है, ठीक है जी? वो रिकॉर्ड करती है, तो फंक्शन से पहचान रहे हैं कि वो रिकॉर्ड करती है, मतलब एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो वर्ब है। समझ में आया? तो फंक्शन के बेसिस पे भी हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। तो आपने फंक्शन के बेसिस पे अब आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। अब देखो, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस थे सारे इजी सेंटेंस थे, छोटे सेंटेंस थे, है ना? तो फंक्शन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना भी आसान था क्योंकि हमें वर्ड का फंक्शन समझ में आ रहा था, क्योंकि हम सेंटेंस का मीनिंग पढ़ पा रहे थे, मीनिंग समझ पा रहे थे। बोलो हाँ। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब सेंटेंस हो जाए कॉम्प्लिकेटेड और उसके अंदर वर्ड्स भी आ जाए कॉम्प्लिकेटेड, तो ऐसे सिनेरियो में जिन बच्चों की रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है वो फंक्शन के बेसिस पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। आगे बात समझ में? तो ऐसे केस में जो हमारा सेकंड मेथड है वो काम आता है। जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है उनके लिए तो दोनों मेथड ही बहुत बढ़िया है, ठीक है? बट जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, बाय द वे अच्छी नहीं है, तो करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश को अच्छे लेवल पे जाके समझना है, तो इंग्लिश पे मास्टरी गेन करनी है, तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लो अभी आप इस स्टेज पे हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है और आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मुश्किल सेंटेंस में वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ अब आपको, आप
बिना रीडिंग स्किल्स के भी बता देंगे, बट मैंने बोला अच्छी ज़रूर करनी है सभी बच्चों ने, ठीक है। चलिए जी देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड मेथड है वो है आइडेंटिफाई करना पार्ट्स ऑफ स्पीच किसके थ्रू, सफिक्स के थ्रू। क्लियर है जी। अब ये सफिक्स होता क्या है, तो सफिक्स को समझने के लिए आप पहले प्रीफिक्स समझेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक साथ यूज होते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना सीखना है सफिक्स के थ्रू, बट मैं पहले प्रीफिक्स समझाता हूँ प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। प्री का मतलब पहले और फिक्स तो आपको पता ही है। प्री मतलब पहले, फिक्स किस जगह पे फिक्स हो जाना। तो ये ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड से पहले फिक्स हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इन लिखा हुआ है, री लिखा हुआ है, UN लिखा हुआ है, उपसर्ग कहते हैं इसे हिंदी में। जैसे एक्शन के पहले ये जो इन है ये प्रीफिक्स है। विजिबल के पहले जो इन लिखा हुआ है, इनविजिबल बन गया, तो ये इन ये क्या है, प्रीफिक्स है। ऐसे रिएक्ट में री अपीयर में री, अनइक्वल में अन और अनयूजुअल में अन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी कि सफिक्स क्या होता है। एक ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जो किसी वर्ड के एंड में लगते हैं, एक ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जो किसी वर्ड के शुरू में लगते हैं वो प्रीफिक्स हैं, जो एंड में लगते हैं वो सफिक्स हैं। बोलो हाँ। तो रीडर में ER है, पेंटर में ER है, चाइल्डहुड में हुड है, मैनहुड में हुड है, यूनियन में ON है, या ION भी होता है, इधर ION भी कह सकते हैं, ठीक है, ON भी बोल सकते हैं। तो हमने सीखने हैं सफिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना। अब देखो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन मैंने पहले ही आपको बोला था, नाउन को आइडेंटिफाई करने में होती है, वर्ब को आइडेंटिफाई करने में होती है, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में होती है। प्रेपोजिशन आसान है, कंजंक्शन आसान है, इंटरजेक्शन आसान है, प्रोनाउन आसान है, सब आसान है। और एग्जामिनेशन में उनसे क्वेश्चंस भी नहीं आते, ज़्यादातर क्वेश्चन नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और कभी कभार एडवर्ब से भी। तो मैं आपको सफिक्स बता रहा हूँ। सफिक्स कहने का मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स, अगर आपको ये किसी वर्ड के एंड में दिख जाए तो वहाँ पे आप आंख बंद करके ये समझ लेना कि वो जो वर्ड है वो नाउन है। कुछ फंक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, डबल चेक कर रहे हो तो, बट ये ग्रुप ऑफ लेटर्स कहीं पे आपको दिख जाए किसी वर्ड के एंड में तो ये सारे शब्द क्या है, नाउन है। बेगर, रीडर, एक एक वर्ड बता देता हूँ। बेगर, रीडर, क्रिएटर, अर्जेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, आर्टिसन, इंटरव्यू, सर्विस, मार्क्सिज्म और डेंटिस्ट। ऐसे और भी होते हैं नाउन सफिक्स, ये याद करने पड़ेंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और याद करने नहीं पड़ेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। इंप्लीमेंट करवाऊंगा भी मैं आपको, बट जब मैं घर पे भी आपको भी इंप्लीमेंट करने के लिए चीज़ें दूंगा, बताऊंगा कैसे इंप्लीमेंट करनी है, तो प्रैक्टिस करते करते ही याद हो जाएगा। इसको अलग से बैठ के रटना नहीं है आपको, एक बार पहले नज़र से निकाल लीजिए। एज है, लॉजी है, मेंट है, नेस, हुड, शिप, SION, TION और DOM। लीकेज, बायोलॉजी, पनिशमेंट, हैप्पीनेस, बॉयहुड, इंटर्नशिप, इल्यूजन, क्रिएशन और किंगडम। ठीक है, तो वो तो थे नाउन सफिक्स। ये हैं वर्ब सफिक्स। किसी भी वर्ड के एंड में अगर आपको ATE लिखा दिखाई दे, EN, ISH, IZ, EFY, तो वो सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे। कैप्टिवेट है, ब्रॉडन है, पब्लिश है, ऑर्गेनाइज है, सिंप्लीफाई है। ठीक है जी। ऐसी एडजेक्टिव सफिक्स देख लेंगे आप लोग। एडजेक्टिव सफिक्स में कौन कौन से हैं, AR है, AL है, EN है, IAN, ILE, IBLE, ABLE और ERN। फेमिलियर है, असेंशियल है, गोल्डन है, इंडियन है, फ्रेजाइल है, सेंसिबल है, रीडेबल है और सडन है। यस और नो। एडजेक्टिव के और भी हैं, IC, ISTIC, ISH, IVE, फुल, लेस, सम और OUS। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है। इतने सारे देख के कि कैसे याद होंगे, याद होंगे नहीं, याद हो जाएंगे। जब भी कोई चीज़ याद करनी हो लैंग्वेज में या किसी भी चीज़ में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो, बार बार उसे इम्प्लीमेंट करो, वो दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो डोमेस्टिक है, फिंटेस्टिक है, सेल्फिश है, क्रिएटिव है, ब्यूटीफुल है, फियरलेस है, हैंडसम है और स्टूडियस है। अब मैंने आपको नाउन के बता दिए, वर्ब के बता दिए और एडजेक्टिव के सफिक्स बता दिए। देखते ही आप पहचान लोगे कौन से वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन होती है और ये बहुत बच्चों का डाउट होता है, सर हमने कुछ सफिक्स ऐसे देखे हैं जो वर्ब में भी यूज़ हो रहे हैं और कहीं ना कहीं नाउन में या एडजेक्टिव में भी यूज़ हो रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहे हैं। तो होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे EN है। अब EN ऐसा सफिक्स है जो कि वर्ब सफिक्स भी होता है, आपने देखा होगा पीछे, और एडजेक्टिव भी होता है। आप जाके एक बार स्लाइड देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अब यहाँ पे ब्रॉडन है और यहाँ पे गोल्डन है, बट ऊपर वाला शब्द आपका वर्ब है और नीचे वाला शब्द आपका एडजेक्टिव है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा वर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है? यस और नो? तो पॉइंट ये है, फिर यहाँ पे काम आता है पहला मेथड।
फंक्शन वाला, आपको उस वर्ड का फंक्शन देखना है, फिर सेंटेंस में फंक्शन क्या कर रहा है, यस और नो। तो मिली जुली सरकार चलेगी, या तो आप आइडेंटिफाई करोगे फंक्शन से, और फंक्शन से नहीं हो रहा है तो सफिक्स से, या करोगे सफिक्स से नहीं हो रहा है तो फंक्शन से। तो ये दोनों मेथड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आप आइडेंटिफाई कर ही ना पाओ। अभी हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वो वर्ड उस सेंटेंस में क्या है। मैंने कहा दिस क्लास विल ब्रोडन योर नॉलेज, लिखूं कि बोले, मतलब बोलने से चल जाएगा काम। दिस क्लास विल ब्रोडन योर नॉलेज, ब्रोडन क्या है यहाँ पे, तो विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ब्रोडन मेन वर्ब होगी ना, तो ब्रोडन वहां पे वर्ब है, कॉन्टेक्स्ट से समझा। अब en वाला नहीं रटा हमने, क्योंकि en तो दो सफिक्स होते हैं, वर्ब भी होता है एडजेक्टिव भी होता है। अच्छा, गोल्डन की वुडन किसकी बात कर लो, चलो वुडन की। मैंने कहा अ वुडन टेबल, अ वुडन टेबल, ए आर्टिकल आया टेबल के लिए तो वो नाउन है। कैसी टेबल, वुडन टेबल, तो टेबल को मॉडिफाई कर रहा है वुडन, तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो देखो एडजेक्टिव है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्लियर है। जैसे ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल, ISH है, पब्लिश्ड एन आर्टिकल, पब्लिश किया, पास्ट में गया हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अ सेल्फिश पर्सन, अ पर्सन के लिए आया तो पर्सन नाउन है, कैसा पर्सन, सेल्फिश पर्सन, तो नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या होगा, एडजेक्टिव है। यहाँ ISH एडजेक्टिव है। समझ में आया सभी बच्चों को। तो बहुत आसान है, आओ इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, इसको भी देख लो एक बार। हम ना एडवर्ब को जब भी आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जो LY वाले वर्ड्स होते हैं ना वो हमेशा एडवर्ब होते हैं। तो पहली बात, ये चीज़ गलत है, ये मिथ है, ज़रूरी नहीं है। 99% ऑफ द टाइम LY वाले एडवर्ब होते हैं, 1% ऑफ द टाइम LY वाले कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है। वो कौन सा होता है अभी मैं समझाता हूँ, पहले आप इसको समझें। कब LY वाले एडवर्ब होते हैं उसको आप सीख लीजिए। अगर आपको पहचानना है कि कोई वर्ड LY वाला एडवर्ब है कि नहीं है तो आप उसे ब्रेक कर लेंगे, उसका LY हटा दीजिए। अगर LY हटाने पे बच जाता है एडजेक्टिव, तो वो जो पूरा का पूरा शब्द था वो एडवर्ब था, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ LY लगाने पे एडवर्ब बनते हैं, बोलो हाँ। जैसे वाइजली है तो वाइजली को मैंने ब्रेक कर दिया, वाइज प्लस LY कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वाइज क्या है, मैंने कहा अ वाइज मैन, कैसा इंसान है, वाइज मैन है, ठीक है, समझदार इंसान है। तो अ आर्टिकल मैन के लिए वो नाउन है, और कैसा मैन, वाइज मैन, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, वाइज वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ LY लगाते हैं तो बनते हैं हमारे एडवर्ब। देखो जो बच्चे नए हैं ना वो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर सारी बातें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना, अभी तो आप ओवरव्यू ले रहे हो चीज़ों का, जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये और आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर, एक एक चीज़ मतलब बिल्कुल धागा खुल जाएगा सारा का सारा, है ना। ऐसे नाइस प्लस LY नाइसली बना, तो ये क्या है, एडवर्ब है। जैसे आप एडजेक्टिव की क्लास के अंदर भी सीखोगे कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी 3 डिग्री बनती है, बचपन में पढ़ते थे ना, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो 3 डिग्री बस एडजेक्टिव की बन सकती है। तो ऐसे एडजेक्टिव को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, या सुन लो। तो एडजेक्टिव के साथ LY लगाते हैं तो बनते हैं एडवर्ब। वहीं दूसरी तरफ LY वाले कुछ शब्द एडजेक्टिव भी होते हैं, वो कैसे बनते हैं, हमें पहचानना हो कि LY वाला शब्द कब एडजेक्टिव है, तो उसका LY आप हटा दीजिएगा। अगर बच जाए नाउन, तो नाउन के साथ LY लगाने पे जो शब्द बनता है वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ LY लगाने पे जो शब्द बनता है वो है एडवर्ब। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जैसे फ्रेंडली को आप तोड़ दो, फ्रेंड अलग हो गया, तो फ्रेंड का आप प्लूरल बना सकते हो, फ्रेंड, फ्रेंड्स, प्लूरल बन गया, तो मतलब ये नाउन है। नाउन के साथ LY लगाया तो नाउन के साथ LY लगाने पे बनता है एडजेक्टिव, बोलो हाँ। ऐसे ही MAN का प्लूरल MEN बना सकते हो, प्लूरल S या ES लगा के भी बनते हैं, और भी बहुत तरीके से प्लूरल बनते हैं, नाउन की क्लास में हम लोग ये पढ़ते हैं। ब्रदर के साथ LY लगाया, ब्रदरली। अच्छा मैं कुछ वर्ड्स दिखाता हूँ, मुझे आप बताइएगा इनमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। LY वाले हैं सारे के सारे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए पहला है अमेजिंगली, अमेजिंगली का LY हटाया, बच गया अमेजिंग। अमेजिंग इन जनरल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एन अमेजिंग पर्सन, एन अमेजिंग मूवी, बोलते हैं ना ऐसा, तो मूवी या पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ LY लगाते हैं तो वो जो शब्द बनता है वो एडवर्ब बनता है, बोलो हाँ। अर्थली, अर्थली में LY हटाया, बच गया अर्थ। अर्थ किसी जगह का नाम है, किसी प्लेनेट का नेम है,
नेम है तो क्या है, नाउन है, नाउन के साथ एल वाई लगाते हैं तो बेटा क्या बनते हैं, ये वर्ड है एडजेक्टिव। स्लोली, एल वाई हटाओ, बच गया क्या, स्लो। तो मैंने कहा ही इज वेरी स्लो, कौन स्लो है, ही स्लो है। ही क्या है, प्रोनाउन है। स्लो किसको बोल रहे हैं, ही को। ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है, नाउन। या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाते हैं तो ये जो पूरा का पूरा वर्ड था ये क्या था, एडवर्ब था। समझ में आया। ऑयली, ये तो देखते बता दोगे। ऑयली स्किन है, कैसी स्किन है, ऑयली स्किन है। स्किन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। फंक्शन से भी पहचान लिया। अच्छा, इसमें एल वाई हटाओगे तो ओ ही बचेगा, वो ऑयली आप समझ जाओ यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑयल है उसके एंड में वाई लगा दिया है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो वाई हटा लो, एल वाई नहीं हटाना तो वाई हटा लो, बच गया ऑयल। ऑयल किसी मटेरियल का नाम है, पदार्थ का नाम है, तो नाउन है। नाउन के साथ वाई लगा हुआ है, एल वाई नहीं है। तो नाउन के साथ वाई या एल वाई लग जाए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये बताओ गोली क्या है? जिस बच्चे ने ये बताया उस बच्चे को मेरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या होता है गोली? मास्टर जी हमें गोली दे रहे हो हैं? कुछ नहीं होता, गोली शोली है, सही में कुछ नहीं होता, मजे ले रहा हूँ भाई। गो जनरली वर्ब होता है, गो वेंट गोन, है ना। तो वर्ब के साथ एल वाई लगाने पे कुछ नहीं होता, नाउन के साथ एल वाई या एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने पे शब्द बनते हैं, ठीक है। तो ये गोली के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो क्लियर है। अब देख लें बड़े बड़े सेंटेंसेस में जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन। आइए चलिए नज़र डालते हैं। शुरू करने से पहले एक दो बेसिक बातें और बता दूं। मुझे लगता है कि ये पता होनी चाहिए, चीज़ें पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को पता है, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आ सकता। अगर सब्जेक्ट आया तो वर्ब आएगी और वर्ब आया तो सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरी बेसिक बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के नीचे लिख दूं, यहीं लिख देता हूं। जैसे कि कोई नाउन लिखा हुआ है, अब आप नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो क्या वो नाउन प्लूरल बन जाता है एस या ई एस लगाने से? बिल्कुल। कहने का मतलब वो वैसे सिंगुलर होता है, एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे मैंने बोला चेयर, कुर्सी किसी चीज़ का नाम है, इसे चेयर ही क्यों बोल रहे हैं, इसे टेबल क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि चेयर उसका नाम है। तो क्या इसमें मैं अगर एस या ई एस लगाऊंगा तो ये प्लूरल बन जाएगा? आप बोलोगे जी सर चेयर्स हो गया, तो ये सिंगुलर था, वो प्लूरल नाउन था। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे बेंच, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंचेस, ये प्लूरल बन गया, सबको पता है। बट वर्ब के केस में ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है, ध्यान से समझेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बेसिक बात है, बहुत बच्चे नहीं जानते होते ये बात कि अगर कोई वर्ब लिखी हुई है, वर्ब क्या होता है, जनरली एक्शन बताने वाला शब्द या स्टेट बताने वाला शब्द। तो जो वर्ब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा राइट, राइट मतलब लिखना, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है, वर्ब है। तो जो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये नेचुरल फॉर्म में ना हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेचुरल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है, बट जैसे ही इसमें एस या ई एस लगाते हैं ये सिंगुलर बन जाती है। ध्यान रखिएगा, वर्ब के केस में ये चीज़ उल्टी होती है। वर्ब के साथ आप एस या ई एस लगाओगे, राइट्स हो जाएगा, तो ये सिंगुलर इन नेचर है, ये प्लूरल है। ऐसे ही मैंने बोला गो, तो इसके साथ एस या ई एस लगाओगे तो ये प्लूरल नहीं, ये उल्टा होता है, ये सिंगुलर बन जाती है। क्या ये बात सबको समझ में आई, नाउन और वर्ब वाली? आगे जी, अब आओ ऊपर। एंथ्रोपोलॉजी एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन है, ये एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्सिटीज किसकी, ह्यूमन सोसाइटीज़ की, कल्चर्स की और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अक्रॉस बोथ टाइम एंड स्पेस। अभी हम यहाँ पे पैराग्राफ का मीनिंग समझने नहीं आए हैं, उसके लिए डिफरेंट सेशन होंगे, बट अभी यहाँ पे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना सीखिए। एंथ्रोपोलॉजी बता देता हूँ क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन ऑरिजिन्स या स्टडी ऑफ मैनकाइंड को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये लॉजी से पता लग रहा है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। अभी मुझे बताइए कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो मैंने दो तरीके बताए थे आपको आइडेंटिफाई करने के, एक फंक्शन के थ्रू, एक सफिक्स के थ्रू। तो सफिक्स के थ्रू तो देखते ही आप आइडेंटिफाई कर दोगे, आई वी ई वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। क्रिएटिव है, सेंसिटिव है, अट्रैक्टिव है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अगर आपको सफिक्स की नॉलेज थी तो 1 सेकंड में बता दिया कि ये एडजेक्टिव था। मान लो सफिक्स की नॉलेज नहीं है, भूल गए आप, तो फंक्शन भी सिखाया हुआ है, बेसिक अप्रोच भी बताई हुई है। तो बताओ फंक्शन के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो बेटा, ये ए आर्टिकल जो आया हुआ है ना, ध्यान से समझना, मैंने हमेशा से ये बात बोली है, ये हमेशा एंड वाले वर्ड के लिए होता है, मतलब उस नाउन के लिए होता है।
जैसे अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो ए आर्टिकल गर्ल के लिए है ना, बिल्कुल आखिरी में। ऐसे आर्टिकल आया तो वो किसी नाउन के लिए आएगा। अच्छा, डिसिप्लिन क्या होता है? एक डिसिप्लिन वो तो होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है, काम करना है, मेहनत करना है, कंट्रोल को बोलते हैं डिसिप्लिन। बट डिसिप्लिन हम लोग सब्जेक्ट को भी बोलते हैं। साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स को भी हम लोग डिसिप्लिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का सेंस दे रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बहुत कुछ इंक्लूड होना। तो ये दोनों वर्ड, फैसिनेटिंग भी और कॉम्प्रिहेंसिव भी, ये दोनों एडजेक्टिव हैं जो कि इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में बताए। कैसा डिसिप्लिन? कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन। कैसा सब्जेक्ट? फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के। अब इस तरीके से हमें बचपन में सिखाया होता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, अगर लैंग्वेज ऐसी पढ़ाई होती तो। बस वो जो पढ़ाया है ना हमें बचपन में, उसका आज भी भुगत रहे हैं हम लोग। वी ऑफर यू अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, कंप्लीट या फिर जिसमें इंक्लूड हो एवरीथिंग जो कि नेसेसरी हो। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे ए आर्टिकल, इसके लिए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करे एडजेक्टिव। अब कॉम्प्रिहेंसिव से मिलते जुलते कुछ वर्ड्स होते हैं, बच्चे उनको आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं। मैं उनकी कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ ताकि आपकी पकड़ शब्दों पे थोड़ी अच्छी हो जाए। जब आप खुद से करने लगे तो आपके अंदर इतनी समझ हो कि ऐसे वर्ड्स डिस्टिंग्विश होते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंडर, कॉम्प्रिहेंशन है, ये एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब है, ये नाउन है। अब कैसे पहचानेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने कहा, शी कॉम्प्रिहेंड्स इंग्लिश वेल, वो अच्छे से इंग्लिश को समझती है। यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो ये क्या है? वर्ब है। दूसरा, सब्जेक्ट आया हुआ तो सब्जेक्ट के साथ जनरली आपको वर्ब ही दिखेगा, लिखा हुआ दिखाई देगा। ये सिंगुलर इन नेचर है, शी सिंगुलर होता है, ही शी इट, इसलिए वर्ब भी एस या ई एस लेके आई है, सिंगुलर वर्ब है। समझ में आया? नाउन नहीं है ये। नीचे आप देखेंगे, आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन कॉम्प्रिहेंशन, मेरे कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स आए। अब आई ओ एन वाले क्या होते हैं? नाउन होते हैं। लो जी, सफिक्स से बता दिया। दूसरी चीज, इन इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन तो ये है नहीं, आई वी यू ही शी इट तो दिख नहीं रहा। क्या है दोस्तों? क्या है? नाउन है। समझ में आ रहा है क्या? इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? मज़ेदार लग रही है इंग्लिश? जो मैं बोल रहा था कि लॉजिकली अप्रोच करनी आनी चाहिए, वो लग रहा है एक्चुअल में लॉजिकली अप्रोच हम लोग कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे ये सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ आपके भी ओपिनियंस कि लैंग्वेज को लेके आप क्या सोच रहे हो। अब आगे फिर कह रहा है कि एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्सिटीज ह्यूमन सोसाइटीज की, कल्चर्स की और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अक्रॉस बोथ टाइम एंड स्पेस। सभी बच्चे वीडियो को पोज करके जल्दी से बताएंगे डाइवर्सिटी क्या है। देखो, सफिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने लगे तो टी वाई वाले जो होते हैं वो नाउन सफिक्स होते हैं। एक सेकंड में बता दिया जी। अपॉर्चुनिटी, एबिलिटी, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, ये सारे नाउन्स होते हैं। अब फंक्शन के बेसिस पे देखना है तो वो भी देख लो, ध्यान से देखना। ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन है भैया, है। प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन होते हैं। वैसे मैंने प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको, कोई बात नहीं, आगे चल के बता देंगे। अब एक ही क्लास में क्या क्या बताएं भाई, ऐसे नहीं होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं अगर ढंग से समझना है तो। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं। ध्यान से देखो, ह्यूमन सोसाइटीज प्लूरल बना हुआ है, कल्चर्स प्लूरल बना हुआ है। समझ में आया? तो ये कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है। कॉमा जो होता है ये सेम टाइप के शब्दों को जोड़ता है, या एंड जो होता है वो सेम टाइप के शब्दों को जोड़ता है। तो सोसाइटीज एक नाउन था, कल्चर्स एक नाउन था, तो ऐसे ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ डाइवर्सिटी भी क्या है? एक नाउन है। समझ में आया? अब आप सोच रहे हो सर ये तो प्लूरल थे, ये प्लूरल क्यों नहीं है? क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब होता है अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, विविधता। उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका मतलब यही होता है बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण। जैसे एथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया में, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, तमिल है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, तो डाइवर्सिटी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी समझ में आया? अच्छा देखो, डाइवर्सिटी नाउन है और बायोलॉजिकल उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। बायोलॉजी नाउन होता है, बायोलॉजिकल एडजेक्टिव होता है। साइकोलॉजी नाउन होता है, साइकोलॉजिकल एडजेक्टिव होता है, ठीक है जी। डाइवर्स से मिलते जुलते और वर्ड्स हैं, देखो कंफ्यूज नहीं करना है, कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं ये एक दूसरे से वो समझो। डाइवर्स एक वर्ड है, वो था विविधता, डाइवर्सिटी ये है विविध। इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। ये ए आर्टिकल कंट्री के लिए, कंट्री नाउन है, कैसी कंट्री? डाइवर्स, तो ये एडजेक्टिव है।
सोसाइटी टी वाई वाला नाउन होता है, तो नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या है, एडजेक्टिव। डाइवर्सिफाई करना ये वर्ब होता है, किसी चीज को अलग अलग जगह पे लेके जाना, विविध बनाना। कंपनी डाइवर्सिफाइड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, अलग अलग, एक प्रोडक्ट में उनका स्पेशलाइजेशन था, अब अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए, डिफरेंट कैटेगरीज में चले गए। तो ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट आया तो वर्ब आई होगी। बोलो हाँ, समझ में आया सभी बच्चों को? आओ अगला देखते हैं। तो इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच जल्दी से बताएंगे वीडियो को पॉज करके। बहुत आसान है, बेसिक चीज़ें आपने सीख ली, अब आपके लिए कुछ भी मुश्किल होना नहीं चाहिए। इट ब्रिजेस द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज विद नेचुरल साइंस। सबसे पहले तो ब्रिज का मीनिंग बताएंगे। जब भी ब्रिज वर्ड पढ़ते हैं तो दिमाग में एक ही शब्द आता है, पुल। यस और नो? बट मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड एक ही मीनिंग देगा, कई सारे मीनिंग दे सकते हैं। ब्रिज का मीनिंग पुल होता है, बिल्कुल, तब वो नाउन होता है। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये आगे वाला नाउन है। बट ब्रिज जो है वो वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, या फिर रिड्यूस करना। जैसे यहाँ पे रिड्यूस का सेंस आ रहा है, क्योंकि जब ब्रिज पुल होता है तो पुल का काम क्या होता है, एक साइड को दूसरी साइड से जोड़ना। तो ये वर्ब के सेंस में जोड़ने का ही सेंस देता है, ठीक है। वी मस्ट ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है उसे कम करने की बात हो रही है, यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, जिसमें ये वाली जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और ये वाली कौन सी है, मेन वर्ब है। तो ये ब्रिज जो है यहाँ पे वर्ब बन के आया हुआ है। अब मैंने आपको वो चीज़ बताई थी कि नाउन में भी एस या ईएस लग सकता है, वर्ब में भी लग सकता है। अगर नाउन में एस या ईएस लगाएंगे तो नाउन बनेगा प्लूरल, और वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब बनेगा सिंगुलर। अब यहाँ पे ब्रिजेस लिखा हुआ है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? समझ में आया? क्योंकि एस या ईएस लगा पड़ा है कि ये नाउन है कि वर्ब है। तो वही वाली बात है, फिर कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सफिक्स पता लग नहीं रहा। इट है सब्जेक्ट, क्योंकि अगर सब्जेक्ट आया तो फिर वर्ब भी जरूर आई होगी। तो यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आई हुई है, एस या ईएस लेके आई है। और देखो यहाँ पे कनेक्ट करने का ही सेंस है कि जो इट एंथ्रोपोलॉजी को बोला हुआ है, वो ब्रिज करता है किसको, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस को किसके साथ जोड़ता है, नेचुरल साइंस के साथ जोड़ता है। बोलो हाँ, समझ में आया? तो यहाँ बेटा ये वर्ब है। फिर ये डाइसेक्ट करता है इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखो द आर्टिकल देखते ही पता लग गया हमें ये नाउन है, एक सेकंड में बता दिया। दूसरा इंट्रिकेसी होता है एक्चुअल वर्ड, उसका प्लूरल बनाया हुआ है, इंट्रिकेसीज, तो प्लूरल बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। समझ में आया? जैसे इंट्रिकेसी, सी वाई वाले वर्ड्स जनरली नाउन होते हैं ना, एक्यूरेसी है, अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, सी वाई वाले नाउन सफिक्स होते हैं। ये सुनो, इंट्रिकेसी से रिलेटेड आप एक दो बातें और सीख लेंगे, एक सेकंड। हाँ, इंट्रिकेसी मैंने कहा जैसे कि नाउन होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज, किसी चीज में जटिलता है, पेचीदापन है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉम्प्लेक्स। जैसे प्राइस जो है वो डिपेंड करता है काम की इंट्रिकेसी के ऊपर, कि काम कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, या काम में कितनी कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन और इंट्रिकेसी दोनों सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो द आर्टिकल है, तो ये क्या है भैया, नाउन है। अब इंट्रिकेसी से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है इंट्रिकेट। तो कंफ्यूज नहीं करना, मैं वही बोल रहा हूं, कोई भी चीज रटो मत कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, रटो मत। सेंटेंस देखा करो और सेंटेंस में फंक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा, अदरवाइज सफिक्स समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में 1.5 से 2 लाख रजिस्टर्ड वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच आप रट लोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए समझना और लॉजिकली अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले में नाउन था, यहाँ देखो आर्टिस्ट ने बनाया एक इंट्रिकेट डिज़ाइन, तो ये एन किसके लिए आया हुआ है, डिज़ाइन के लिए, तो ये नाउन है। कैसा डिज़ाइन, इंट्रिकेट, तो इंट्रिकेट क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब बच्चे रटते रहते हैं, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, रटो मत भाई, ठीक है। हिंदी में मीनिंग बोलूँ तो जटिलता और जटिल, पेचीदापन और पेचीदा, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड। आई होप समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को। और देखें इसके अंदर, चलो जी और देखते हैं। अगला क्या है, प्रैक्टिसेस, इसका बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो एक वर्ड होता है प्रैक्टिस और एक होता है प्रैक्टिस। आप बोलोगे दोनों ही सेम से लग रहे हैं, सेम है, बट आप ध्यान से देखेंगे एक में सी ई है और एक में एस ई है। तो जो सी ई वाला होता है ये नाउन होता है, ठीक है, और ये एस ई वाला ये वर्ब होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही आपने सुना होगा एडवाइस, हिंदी मीनिंग से भी आप करना चाहें कर सकते हैं, और एडवाइज,
सिमिलरली ये आपका नाउन है और ये क्या है, वर्ब है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ये होता है सलाह और ये है सलाह देना। ये नाम है, ये एक्शन हो रहा है, सलाह देना। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिसेस है, ये वाला नाउन है और प्लूरल भी बना रखा है यहाँ पे। प्लूरल पता क्यों बना रखा है? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी डाइसेक्ट करता है किसको, इंट्रिकेसीज को, कॉमा लगा के बोला है प्रैक्टिसेस को, और किसको, प्रोसेसेस को, इसलिए प्लूरल बनाया हुआ है। तो मैंने वैसे ही बोला था कि कॉमा या एंड से जुड़ने वाले जनरली वर्ड सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, प्रोसेसेस प्लूरल बनाया हुआ है, तो इधर भी ये क्या होगा बेटा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, और इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स होते हैं, इनको मैंने कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स की क्लास में पढ़ाया भी हुआ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपने वर्ड सुने हैं, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में डिफरेंस, एमिनेंट और इमिनेंट में डिफरेंस, कॉन्शियस और कॉन्शियंशियस में डिफरेंस, इम्प्लाई और इन्फर में डिफरेंस। ये सारे वर्ड्स एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे और कई बार एग्जामिनेशन में आ रखे हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्लियर है सभी स्टूडेंट को कि यहाँ पे ये नाउन है। आ जाइए, एक बार वीडियो को पॉज करके इनके बताएंगे जल्दी से। अब ये तो आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, बायोलॉजिकल अभी हमने देखा था, बायोलॉजी नाउन है तो बायोलॉजिकल क्या है, एडजेक्टिव है, यही सोच रहे होगे। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एल सफिक्स किसका होता है, नाउन का होता है कि एडजेक्टिव का होता है, ये जल्दी से बता देंगे। नाउन का होता है कि एडजेक्टिव का होता है? तो दोनों का होता है। कल्चरल में एल है, ग्लोबल में, एथिकल में, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। अराइवल में, डिनायल में, प्रपोजल में, ये सारे वर्ड्स आपके नाउन है। तो आप कैसे पहचानेंगे एल वाले कब एडजेक्टिव है कब नाउन है? वही वाली बात है, जब कंफ्यूजन हो सफिक्स में तो देखना होता है फंक्शन। फंक्शन देखने के लिए आसपास का कॉन्टेक्स्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आसपास जो शब्द लिखा वो है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें है लॉजी। लॉजी क्या है, नाउन सफिक्स है और सब्जेक्ट का नाम भी है, और नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या होगा, एडजेक्टिव। हालांकि बहुत आसान था, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कई बार आसान चीज़ें भी कंफ्यूज करती हैं। इसके जैसे और एल वाले वर्ड आ जाते, ये तो आसान था कि एडजेक्टिव पता लग रहा था, बट और ऐसे एल वाले वर्ड आ जाते तो कैसे आइडेंटिफाई करते, तरीके पता होने चाहिए, बोलो हाँ। ठीक है, अब बताएंगे मेकअप क्या है भैया। एंथ्रोपोलॉजी इन्वेस्टिगेट करता है फिजिकल इवोल्यूशन ह्यूमंस का और उनके जेनेटिक मेकअप का। मेकअप का मीनिंग जानते हैं? देखो मेकअप जो कई तरीके से काम करता है, पहले मेकअप का मतलब समझेंगे। मेकअप, मेकअप, मेकअप नाउन होता है और इसके दो मीनिंग होते हैं। नाउन में ही दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो आप सब जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, कॉस्मेटिक्स को बोलते हैं। जैसे कि लिपस्टिक है या पाउडर को आपने अप्लाई किया फेस के ऊपर, अपने फेस को एनहांस करने के लिए और ऑल्टर करने के लिए। ठीक है, मेकअप के सामान मतलब बेसिक भाषा में कहूँ तो श्रृंगार का सामान। कौन कौन सा होता है श्रृंगार का सामान? प्राइमर है, फाउंडेशन है, कंसीलर है, हाइलाइटर है, आईलाइनर है, आई शेडो है, मस्कारा है, कितने सारे होते हैं। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हे प्रभु ये कैसा जमाना आ गया है, आज का पुरुष एक औरत की संगत में क्या क्या सीख रहा है। भाई मजाक कर रहा हूँ, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है। मजाक लग रहा है क्या आपको? तो मजाक ही कर रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, अपना तो सिंपल सा फंडा है कि सादगी में भी कयामत की अदा होती है। हमें तो सादगी भी बिक जाने का डर है, क्योंकि मैंने कहा सादगी में कयामत की अदा होती है, तो अब तो हमें सादगी भी बिक जाने का डर है, कहीं इसे भी बाजार में ना उतार दे कोई है। चलो आ जाओ। मेकअप का दूसरा मीनिंग क्या होता है? कॉम्पोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की बनावट, है ना। जैसे एथनिक मेकअप ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड का एथनिक मेकअप का मतलब है अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं वहां पे। तो द आर्टिकल आया हुआ है मेकअप के लिए, मेकअप हमारा नाउन है और इसको जो मॉडिफाई करे एथनिक यहाँ पे क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। क्लियर? अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक मेकअप ये भी होता है स्पेस वाला। ये देखो ध्यान से देखो, ये विदाउट स्पेस है और ये स्पेस वाला है। तो जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई दे जो सेम सेम हो, बट एक में बिना स्पेस है और एक में स्पेस है, तो जो स्पेस वाले होते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा ले ऑफ, है ना, कंपनीज में ले ऑफ हो रहे हैं, तो ले ऑफ भी इस तरीके से काम करता है। अगर आप बोलोगे ले ऑफ बिना स्पेस के, एक साथ लिखोगे ले ऑफ एक साथ, तो वो नाउन है। बट ले और स्पेस देके ऑफ लिखोगे तो वो वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेकअप जब
स्पेस के साथ आता है, मतलब ये वर्ब है उस केस में, और इसका मतलब है इन्वेंट करना, है ना। जैसे आई मेड अप एन एक्सक्यूज, ध्यान से देखो ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वो कहानियां बना रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, वर्ब है। बट पिछले सेंटेंसेस में ये क्या थे, कॉन्टेक्स्ट में नाउन थे। एक और भी होता है मेकअप फॉर, सुना है आपने, आगे लिखा हुआ है क्या, नहीं। मेक अप फॉर, ये एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, इसका मतलब होता है कंपनसेट करना। जैसे यू शुड मेक अप फॉर द लॉस, तो जो हानि हुई है उसका भुगतान करना, ठीक है। तो मेक अप फॉर, ये सब फ्रेजल वर्ब में हम लोग पढ़ते हैं। अभी ये वाला मेकअप था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये सारी चीजें ना पता होती जो मैंने अभी बताई कि मेकअप एक ऐसा भी होता है, मेकअप ऐसा भी होता है, तो क्या आप पहचान लेते वैसे कॉन्टेक्स्ट को देख के कि ये नाउन है कि नहीं है, बता देते। अभी तो पता लग रहा है ये नाउन है, वो कैसे पता लग रहा है अभी बताता हूँ, पहले बताओ बिना कॉन्टेक्स्ट के बता देते, हाँ बता देते। क्योंकि ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं, नाउन्स, नाउन या प्रोनाउन। तो एंड के आगे फिर होने वाला वर्ड भी क्या होगा, नाउन। अभी तो हमने सीखा ये बात। जेनेटिक मेकअप, जैसे आप यहाँ देखो एथनिक मेकअप, ये नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, नाउन है तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। अभी ना आगे चल के अगर आपको बेसिक बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, उसके बाद हम लोग नाउन का यूज करते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बोला एक तरीका नहीं है, जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे ना सारे, तो 50 तरीके आइडेंटिफाई करने के, और मजबूती आ जाएगी कॉन्सेप्ट के ऊपर, स्ट्रेंथेंड हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज और बताऊं, लिंग्विस्टिक्स सब्जेक्ट का नाम होता है, वो नाउन है, बट लिंग्विस्टिक एडजेक्टिव होता है। कैसा लिंग्विस्टिक, कैसे एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, नाउन को जो मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव है। ऐसी जेनेटिक्स सब्जेक्ट का नाम होता है, जेनेटिक्स स्टडी को भी बोलते हैं, और जेनेटिक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। कुछ चीजें आप ये मान के चलो कि जब आप रीड करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब भी आपकी अच्छी होएगी, है ना। आ जाइए अगला देखते हैं। चलिए जी, इसमें देखेंगे, बताएंगे एम्ब्रेसिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जब भी बच्चे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म देखते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक बात फिट होती है कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म तो मतलब वर्ब ही होगा, ऐसा नहीं होता है। एडवांस इंग्लिश भी होती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। देखो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, बाय इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन तो दिख नहीं रहा, आई वी यू ही शी इट दे, वो प्रोनाउन होते हैं। तो ये क्या है, ये नाउन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी बहुत बार नाउन होती है, जिसे हम लोग जेरेंड के नाम से जानते हैं। एडवांस्ड वर्ब होती है ना, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जेरेंड, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग एडवांस्ड वर्ब में सीखते हैं। तो यहाँ पे एम्ब्रेसिंग क्या है, नाउन है। अच्छा एम्ब्रेस का मीनिंग क्या होता है, पहले मैं ये बता दूँ। एम्ब्रेस वैसे तो वर्ब होता है, ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब है अगर आप किसी को एम्ब्रेस कर रहे हो तो मतलब आप उसे गले लगा रहे हो। यू पुट योर आर्म्स अराउंड देम एंड होल्ड देम टाइटली, यूजुअली इन ऑर्डर टू शो योर लव और अफेक्शन फॉर देम, ठीक है। जैसे करण केम फॉरवर्ड एंड एम्ब्रेस्ड हर मदर, आगे आया और अपनी माँ को गले लगा लिया। तो केम फॉरवर्ड यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इन दोनों वर्ब का सेम सब्जेक्ट क्या है, करण है, कि करण आगे आया और करण ने गले लगा लिया, गले लगा लिया, एक्शन हो रहा है, ये वर्ब होता है, ठीक है। एम्ब्रेस का एक मतलब और भी होता है, अगर आप किसी चेंज को एम्ब्रेस कर रहे हो या पॉलिटिकल सिस्टम को एम्ब्रेस कर रहे हो, आइडिया को एम्ब्रेस कर रहे हो, तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और उसे आपने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है या फिर उसमें विश्वास जताना शुरू कर दिया है। जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन एज को आपने एम्ब्रेस कर दिया, न्यू पॉलिटिकल चेंज को आपने एम्ब्रेस कर लिया, मतलब अपना लिया। गले लगाना लिटरली हो गया, किसी चीज को, आइडिया को अपना लेना वो इनडायरेक्टली हो गया, फिगरेटिवली बोलते हैं इंग्लिश में से हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को एम्ब्रेस करना है, अपनाना है, ठीक है। तो अगर आप होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को अपनाते हो तो एंथ्रोपोलॉजी ऑफर करता है प्रोफाउंड इनसाइट्स, गहरी नॉलेज देता है यूनिवर्सल और डाइवर्स एस्पेक्ट्स में, किसके, ह्यूमन कंडीशन के, ठीक है। तो ये वर्ब कहाँ हो सकता है, जब सब्जेक्ट के साथ आए तो ये वर्ब हो सकता है, बट अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है तो वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है। यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर है। तो कैसे लगा सेशन, मुझे ईमानदारी से सभी बच्चे बताएंगे। आपने एक चीज नोट करी कि इंग्लिश कितनी इजी और लॉजिकल है अगर उसे सही तरीके से अप्रोच किया जाए, और वो पता कब पॉसिबल है, जैसे आज का सेशन जो मैंने आपको करवाया, जब आप रूट लेवल पे जाके चीज़ों को बेसिक से समझते हो और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो,
वरना हम सारी ज़िंदगी लैंग्वेज को रटते ही रहेंगे, और बचपन से हम लोग रटते ही आए हैं। ठीक है, चलिए जी, आज के गिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं। दो बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट्स है, लेकिन उससे पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे सेशन कैसा लगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप कितना लर्न कर रहे हैं और आपका पर्सपेक्टिव बदला है कि नहीं बदला है। क्लियर है जी? और आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगा है कि आज उसे लैंग्वेज का एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला है और वो इंग्लिश के हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहता है विद लॉजिक्स, तो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर प्लस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन, दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी के लिए, बैंक, डिफेंस, कैट, क्लैट, सीयूईटी, टीचिंग या फिर अदर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये सभी के लिए यूजफुल है। अब ये जो कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का, इसके अंदर है क्या, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। देखो, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब की इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की मैंने इंप्लीमेंटेशन करवाई है, मतलब छोटे सेंटेंसेस के साथ बड़े सेंटेंसेस भी करवाए हैं, ताकि एग्जामिनेशन में कल को लेवल बढ़ जाए तो आप पैनिक ना करें। बच्चों के साथ जनरली ये होता रहता है। और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, अपडेटेड एग्जाम सेंट्रिक कंटेंट है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ये सब टॉपिक वाइज है। ठीक है, फिर इसमें मैंने मिसलेनियस 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है ईच चैप्टर की, क्योंकि एग्जामिनेशन में टॉपिक वाइज या कंसेप्ट्स नहीं आते, इंप्लीमेंटेशन आती है, मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, मिसलेनियस चीज़ें आती हैं, और उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके अंदर हर चैप्टर के 100+ क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर पैटर्न पे भी बेस्ड है, न्यू पैटर्न पे भी बेस्ड है, और ऐसी अप्रोच बताई है जो कि एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो, ज़्यादा लेंदी ना हो आपके लिए। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशन है, कोई लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं है, प्योर कट टू कट कंटेंट है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका टाइम कितना वैल्यूएबल है। और ये सारी स्मार्ट बोर्ड क्लासेस है, और इसकी जो वैलिडिटी है दोनों कोर्सेज की, वो 1 ईयर की है। और अगर आप इन क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं तो जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है उसका प्राइस 1199 है, और जो कंप्लीट ग्रामर प्रैक्टिस है उसका प्राइस 599 है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये दोनों कोर्सेज करने होते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा दोनों कोर्स बाय करेगा तो उसके लिए वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, इसलिए मैंने इनका कॉम्बो भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने प्राइस भी रिड्यूस किया हुआ है। जो बच्चे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कॉम्बो कवर करना चाहते हैं तो ये 1799 नहीं 1499 में अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे भी और वेबसाइट पे भी। ठीक है, लेकिन आज उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं, जिन बच्चों के पास सिलेबस कवर करने के लिए बहुत कम टाइम है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या फिर घर की जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके चलते बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैनेज करने मुश्किल हो रहे हैं। तो मैं अगले 10 दिन के लिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कॉम्बो के साथ अपने जो इंग्लिश ग्रामर के हैंड रिटन नोट्स की जो ई बुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये A4 साइज प्रिंटेबल फॉर्मेट में PDF है, इसको आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो नोट्स है ना भाई, 40 से 50 घंटे आपका सेव करने वाले हैं, और जिसने नोट्स कभी ज़िंदगी में बनाए हैं तो उसको पता है कि नोट्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो कितनी वैल्यूएबल चीज़ है। और मैंने हमेशा से ये एडवाइस दी है कि अपने नोट्स इंसान को खुद बनाने चाहिए, बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कम से कम टाइम में मैक्सिमम कवर करना है और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपके लिए ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है। आप कंप्लीट ग्रामर कॉम्बो में आपको नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो नोट्स है ना, ये कंप्लीट इंग्लिश कॉम्बो का पार्ट है, जिसके अंदर ऑलरेडी 5 कोर्सेज हैं और सारे के सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, जिसका प्राइस 1999 है। मैंने फर्स्ट टाइम इसे अवेलेबल करवाया है, तो जो बच्चे अब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को। ये तो हो गया पहला गिफ्ट। अब बात करते हैं दूसरे गिफ्ट की, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो मैं समझ गया हूँ कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और जेन्युइनली लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं। तो दूसरे गिफ्ट की बात करें तो अगले 10 डेज के लिए मैं इस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कॉम्बो का जो प्राइस है वो 1499 से 999 रुपीज़ कर रहा हूँ। इस 999 रुपीज़ में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस 100+ क्वेश्चंस जो हैं ईच चैप्टर की, उसकी इंप्लीमेंटेशन, एट द सेम टाइम इंग्लिश ग्रामर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलने वाली। आप कूपन कोड लगा लीजिएगा ENG999, मैंने अलग से कॉम्बो बनाया हुआ है। एप्लीकेशन पे आपको एक कंप्लीट कॉम्बो दिखाई देगा, एक ये वाला कॉम्बो भी दिखाई देगा, तो इस कॉम्बो में ही ये कूपन कोड अप्लाई होगा ENG999। ये उन सभी बच्चों के लिए गोल्डन चांस है जो इंग्लिश को लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं,
आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। और मैंने हमेशा से ये बात बोली है कि ये सिर्फ कोर्सेज नहीं है, क्लासेस नहीं है भाई, ये इंग्लिश को सीखने की एक न्यू अप्रोच है, जिसमें आप लैंग्वेज की डेप्थ को तो समझते ही हैं, बट इसे आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, आज का ना ये जो AI रिवोल्यूशन का टाइम है, इसके अंदर ना लैंग्वेज एक मोस्ट पावरफुल स्किल बन चुकी है। तो जिस बच्चे ने इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया वो बढ़ते टाइम के साथ आगे निकल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है इसे अपना इम्प्रूव करो, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाओ, और लाइफ में वो सब करो जो आप डिजर्व करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।